नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में सांग परंपरा के अगले प्रवक्ता पंडित दीपचंद जी का योगदान। तो इसका कई बार आ चुका है इसका साहित्यिक परिचय। तो हरियाणा की सांग परंपरा में पंडित दीपचंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और दीपचंद संस्कृत और काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे। इसी कारण इन्होंने तत्कालीन श्रृंगारी स्वांगों का बहिष्कार करके वीर रस से पूर्ण सांगों की रचना की थी और जन सामान्य में वीरता के प्रति उत्साह पैदा किया था। इसकी शिष्य परंपरा में हरदेवा और हरदेवा का शिष्य था बाजेनाई और बाजेनाई का शिष्य था झमन और झमन का शिष्य था मांगेराम आता है। रोहतक शैली के सांगों की रचना का श्रेय दीपचंद को दिया जाता है। तो दीपचंद ने किशनलाल भाट द्वारा आरंभ की गई सांग पत्ती में अनेक परिवर्तन किए हैं, जैसे साजिंदों को एक स्थान पर बैठना, नकारे को शामिल करना, टेकियों की संख्या बढ़ाना, स्त्री पात्रों के लिए दारू की अंगिया और चौबेले के स्थान पर काफिया छंद का प्रयोग करना। दीपचंद स्वयं अभिनय कला में निपुण थे और इन्होंने अद्भुत काव्य प्रतिभा भी थी। सांगों में पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक कथानक प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सांग परंपरा में दीपचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। दीपचंद ने सांगों में श्रृंगारिकता से मुक्त करके जन जीवन के निकट ला करके संदेश पूर्ण और प्रेरणादायक बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इनके सांगों के भर्ती गीतों से प्रेरित होकर अनेक युवक सेना में भर्ती हो गए थे। तो अब आगे है सुप्रसिद्ध सांगी दीपचंद की सांग कला को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन कौन से परिवर्तन किए थे। जैसे सुप्रसिद्ध सांगी दीपचंद ने अपने सांगों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने हेतु चली आ रही परंपरा में अनेक परिवर्तन किए थे। सांगों में पात्रों की वेशभूषा की ओर विशेष ध्यान दिया था। इन्होंने स्त्री पात्रों के लिए काला लहंगा और उस पर धीरू की अंगिया और ऊपर कद का ओढ़ना निश्चित किया था। अंगिया के साथ चांदी की बिजनी लगी रहती थी। इन्हें स्त्री वेशधारी पात्र नाचते समय विशेष रूप से बजाता था। कंद लाल रंग की ओढ़नी जैसा वस्त्र होता था। पंडित दीपचंद के सांगों की एक अन्य प्रमुख विशेषता मंच के उपकरणों में सुधार करना था। उनसे पूर्व सांगी खड़े खड़े काम करते थे, बाजे बजाते थे, परंतु दीपचंद ने रंगमंच पर एक चौकी और एक मूढ़ा लेकर बैठने की प्रथा आरंभ की थी। नायक मूढ़े पर बैठता था और सब लोग नीचे बैठते थे। रानी बांदी दो नाचने वाली होती थी और साज के क्षेत्र में दीपचंद के सांग पूर्व सांगों से अलग पहचान बना चुके थे। एक तारे के स्थान पर सारंगी का प्रयोग किया जाने लगा था और इनके समय में करताल का प्रयोग बरकरार रहा। ढोलक के साथ नगारे का भी प्रयोग बढ़ा। इस प्रकार दीपचंद ने वाद्य यंत्रों के विभिन्न प्रयोग करके अपनी सांगों में प्रयुक्त गीतों की मधुरता से पेश किया है। इनके सांगों में रोचकता और आकर्षक की वृद्धि हुई है। इन्होंने सांगों में लास्य नृत्य के स्थान पर तांडव नृत्य भी आरंभ किया, जो हरियाणा की वीर भूमि में विरोचित भावों के अनुकूल है। दीपचंद ने सांगों में चौबोले छंद के स्थान पर काफिया छंद का प्रयोग किया है। इस छंद के स्थान पर काफिया छंद का प्रयोग किया है। इस छंद की प्रमुख विशेषता है इसमें 3 कली का प्रयोग किया जाता था, तुकबंदी की जाती थी। काफिया छंद के प्रयोग से सांगों के गीतों में मधुरता का गुण का समावेश हो गया है।
अगला है जैसे ताऊ सांगी के सांग की साहित्य की दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जैसे ताऊ सांगी के सांग, पहले है सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करना। ताऊ सांगी ने अपने सांगों में सामाजिक जो रूढ़ियां थी, वर्ग भेद का खंडन किया। तत्कालीन समाज में नारी रूढ़ियों के बंधनों में जकड़ी हुई थी। कन्या को अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार नहीं था। रुक्मिणी के पिता और भाई रुक्मिणी का विवाह उसके द्वारा पसंद किए गए कृष्ण से नहीं करना चाहते थे। ताऊ सांगी ने रुक्मिणी के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखा करके उसका खंडन किया है, और इससे कवि को युग चेतना के दर्शन भी होते हैं। कवि ने कविता के अंत में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन करते हुए लिखा है। तरी द्वारिका पूरी पूरी और गोकल सारी, सारी ससियां जुड़वाहर छड़ी तैयार आप गिरवरधारी। तो लोक हितकारी थे। ताऊ सांगी ने अपने सांगों में लोकहित की भावना को समाविष्ट किया है। इनकी दृष्टि में सांग प्रथम उद्देश्य लोक कल्याण और लोकहित है। इन्होंने मानव में कोई भेद नहीं समझा है और मानव संबंध को प्रेमाधारित मानने के पक्ष में थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। पिता और भाई के विरोध के बावजूद भी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो जाता है। कवि ने एक ब्राह्मण के माध्यम से रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचाया था। पुत्री पाती दे मुझ मत मन कर उदास, परसों को पचवाए दो कृष्ण कंवर के पास। तो इस प्रकार उन्होंने लोकहित और सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया है। अगले प्रसिद्ध हरियाणवी सांगी रामकिशन व्यास का जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो आधुनिक सांग परंपरा में मांगे राम के बाद रामकिशन व्यास का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1925 को हिसार जिला के नारनौंद गांव में हुआ था। श्री सीताराम व्यास इनके पिता था और पंडित मांगेराम के साथ इनके अच्छे संबंध थे। मांगेराम सांगों से रामकिशन व्यास अत्यधिक प्रभावित थे। रामकिशन व्यास के गुरु माईराम थे और इन्होंने हरियाणा में सांग परंपरा को एक नई दिशा देने में विशेष योगदान है। रामकिशन व्यास की विधिवत शिक्षा का कोई परिणाम नहीं मिलता, परंतु इनके सांगों से पता चलता है कि ये उच्च कोटि के विद्वान थे। सांग विद्या में अनेक नए नए प्रयोग किए हैं और उनके सांगों में मिलने वाले अनेक दृष्टांतों से उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की झलक मिलती है। वे खूब जमकर सांग करते थे। इन्होंने अनेक सांग लिख करके परंपरा के विकास में महान योगदान दिया है। इनका देहांत 2 अगस्त 2003 को हुआ था। इनके प्रमुख सांग हैं जैसे रूप कला, जादू खोरी, धर्म की जीत, शशि कला, सुखबीर, कम्मो कला, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती, चंद्रहास और शरण दे भोज, सोमवती, चापसिंह, हीरामन, जमाल आदि रामकिशन व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं को देखकर कहा जा सकता है इन्होंने पौराणिक कथाओं के साथ साथ समय सामयिक विषयों पर भी सांग लिखे हैं। ये सभी रचनाएं इनकी मौलिक और प्रौढ़ है। अगला है कवि साधुराम का साहित्यिक परिचय दे। तो हरियाणवी संत परंपरा में प्रमुख स्थान रखने वाले पंडित साधुराम का जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पबनावा गांव में 1904 में हुआ था। हरियाणा में एक नीति उपदेशक के रूप में विख्यात था। कुछ लोग इन्हें स्वामी नारायण गिरी के नाम से भी जानते थे। इनके गुरु का नाम भिक्षाराम था और इनकी सर्व प्रमुख विशिष्टता यह कि ये संत होने के साथ साथ चिंतनशील कवि और विद्वान भी थे। कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। विधिवत शिक्षा प्राप्त न करके ये संसार का बहुत सा गहन और व्यापक अनुभव था इन्होंने, और अपनी इसी अनुभव की शक्ति से ही इन्होंने अपनी रचनाओं के सभी विषयों का पूर्ण रूप से विवेचन और विश्लेषण किया है। इन्होंने जन कल्याण के महत्व दिया है, उपदेशों से आत्म परिष्कार किया है, सादा और सरल जीवन जीते थे, बनावटीपन और छल कपट
चांदी से कोसों दूर थे। इनका हृदय छल मुक्त था। इनका पूरा जीवन ईश्वर भक्ति, समाज सेवा, चिंतन मनन में व्यतीत होता था। 9 अक्टूबर 1989 को इनको स्वर्गवास हो गया था। तो इस प्रकार पंडित साधु राम एक नीति निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाओं में नीति परक देशात्मक विचार प्रकट किए। इनके अनुसार सभी धर्म समान थे, आदरणीय थे, मानव धर्म के ये सबसे बड़े धर्म मानते थे। इस धर्म के अनुसार मानव को सदा जन कल्याण और आत्म परिष्कार करना चाहिए। इनकी रचना पाठक को गहरी सूझबूझ से ही समझ सकते हैं। इनकी रचनाओं में विचार तरंग भाग 1, विचार तरंग भाग 2 और भजनोपदेश माला, कर्मयोग, श्रीमद् भगवत गीता, प्राणायाम गीता और दशरथ रामायण, कुरुक्षेत्र, पथ प्रदर्शक, संकल्प शक्ति, सत्संग महिमा, राम मिलन आदि रचनाएं हैं इनकी। एक चिंतनशील कवि होने के साथ साधु राम अत्यंत सरल सहज विशद रचनाओं काव्य की रचना की। इन्होंने अनेक विषय पर विवेचन किया है और इनके अपने काव्य के माध्यम से मानव मात्र के लिए महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए इनका काव्य जन सामान्य से जुड़ा हुआ है। सभी धर्मों को महत्व प्रदान करते हुए सदमार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। और सांगियों में रह गए हमारे फौजी मेहर सिंह का संक्षिप्त परिचय दिए। महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश में रागनियों के गायकों में फौजी मेहर सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सोनीपत जिले के गांव बरौना में सन 1918 ईस्वी में आया था। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में लंबी अवधि तक कार्य किया। अल्प आयु में इनका देहांत हो गया था। उस समय इनकी आयु 27 वर्ष की थी और इन्होंने अपने छोटे जीवन में ही बहुत सारे सांगों की रचना की थी। अपने जीवन काल में अल्प अवधि में समाज के विभिन्न पहलुओं को अपने साहित्यिक रंगों में उजागर किया है। इनकी रचनाएं थी सरवर नीर, सत्यवान सावित्री, राजबाला, शाही लकड़हारा, अंजना पवन, सुभाष चंद्र बोस। तो छोटी आयु के दौरान समाज के विभिन्न पहलुओं को साहित्यिक सृजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो इनका साहित्य विविधोन्मुख था। अब आ जाते हैं काव्य रचना करने वाले तारा दत्त विलक्षण का संक्षिप्त परिचय। तारा दत्त विलक्षण हरियाणा के आधुनिक कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1917 में हरियाणा के अलेवा गांव में हुआ था। पिता का नाम बाईराम था जो स्वयं एक सफल कवि थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में इन्होंने पाई नामक गांव से 8वीं की शिक्षा पूरी करी। जींद से प्रभाकर की शिक्षा प्राप्त करी। कवि तारा दत्त को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ये काफी समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और आज इनके द्वारा गीत आकाशवाणी के रोहतक और कुरुक्षेत्र केंद्रों से प्रसारित होते हैं। इनके गीतों में हरियाणवी संस्कृति लोक परंपरा का उद्घाटन है। हरियाणवी लोक काव्य धारा में तारा दत्त विलक्षण का विशेष योगदान। इनकी प्रमुख रचना है एकान्मुखी हरियाणवी गीत और हरियाणवी भाषा और व्याकरण का ध्वन्यात्मक संरचना। मारा बसे देश हरियाणा नामक काव्य रचना में हरियाणवी संस्कृति का गान किया है। ठेठ हरियाणवी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया है। तारा दत्त विलक्षण ने अनेक दर्शन और से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। ये मानव को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहे हैं। देश प्रेम की भावना, शहीदों का गुणगान, राष्ट्रीय एकता इनके प्रमुख स्वर थे। अगला है जय नारायण कौशिक का संक्षिप्त परिचय। जय नारायण कौशिक भी हरियाणा के आधुनिक कवि थे। तो हरियाणा में आधुनिक कवियों में जय नारायण कौशिक का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1935 में हरियाणा के झज्जर के जहाजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम स्वरूप मिश्र था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की। बाद में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में विधिवत शिक्षा ग्रहण की। ये बहुपठित और बहुश्रित साहित्यकार थे। यही कारण है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के विदेशिक पद पर नियुक्त हुए और इन्होंने हरियाणवी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनको अनेक बार प्रादेशिक स्तर पर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हरियाणवी हिंदी कोश, हरियाणवी प्रत्यय कोश इनकी प्रमुख रचनाएं थी। यही नहीं, इन्होंने वैदिक मंत्रों का भी अनुवाद किया। धरा के गीत नाम से किया है और भर्तृहरि शतक का अनुवाद, यात्रा के पड़ाव
और बुधवाणी शीर्षक से किया है। हरियाणा की प्रमुख उक्तियां इनके नाम है।